नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बात करेंगे सबसे पहले अनुराग ठाकुर के बयान की। काउंटर टेररिज्म पर अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है। आतंकवाद के खिलाफ हमने कई कदम उठाए हैं। पीएम ने लोगों को आतंक के खिलाफ एकजुट किया है और हमने आतंकवाद की कमर तोड़ी है। तो जम्मू कश्मीर में आतंक कम हुआ है, ये कहना अनुराग ठाकुर का। साथ ही साथ अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2014 के बाद आतंकियों को खत्म किया गया है। नॉर्थ ईस्ट में जो 75 साल में नहीं हुआ, हमने क्या। भारत की नीति आतंक के खिलाफ है। नॉर्थ ईस्ट के बड़े हिस्से से अफसपा हटाया गया है। और काउंटर टेररिज्म पर अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जिनका ये बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि पीएम ने लोगों को आतंक के खिलाफ एकजुट किया है। हमने आतंकवाद की कमर तोड़ी है। और आपको हम बताएं कि नॉर्थ ईस्ट में जो 75 सालों में नहीं हुआ, वो हमने कर दिखाया है। तो आतंकवाद पर बोले हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद आतंकियों को खत्म किया है हमने, और भारत की नीति जो है वो सिर्फ और सिर्फ आतंक के खिलाफ है। तो दरअसल बाकायदा काउंटर टेररिज्म पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अनुराग ठाकुर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये तमाम बातें कही कि हमने आतंकवाद की कमर तोड़ी है। किस तरह से भारत की नीतियों ने और हमारे जो ऑपरेशंस रहे, जो कदम उठाए गए मोदी जी की सरकार में, उसमें आतंकवाद को धाराशायी करने का काम किया है। सबसे पहले मैं पॉलिसीज की बात करूंगा, क्योंकि भारत की पॉलिसी पहले से ही आतंक के विरोध जीरो टॉलरेंस की रही है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म, इसी नीति को लेकर भारत पिछले कई वर्षों से चल रहा है, 2014 से। और आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए निर्णायक नीतियां हम लाए हैं। चाहे वो यूपीए कानून को और मजबूत करने की बात हो, या फिर एनआईए एक्ट अमेंडमेंट बिल लाकर उसको ट्रूली फेडरल एजेंसी बनाया गया, जिस तरह से यूएस की एफबीआई की तरह। और अगर मैं ये कहूं, एक के बाद दूसरा कानून लाकर भारत में आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए कानूनी प्रक्रिया को, नीतियों को बनाने में भारत सरकार ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। दिल्ली में भारतीय किसान संघ का दिल्ली कूच। आपको बता दें कि किसान गर्जना रैली से भारतीय किसान संघ के हुंकार। रामलीला मैदान में 55,000 किसान जो है वो जुटेंगे। 700 से 800 बसों के जरिए किसान पहुंचेंगे। भारतीय किसान संघ जो है वो गर्जना रैली आज निकालने जा रहा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बार फिर से किसानों ने अपनी मांगों को लेकर हुंकार भरी है। भारतीय किसान संघ की तरफ से आयोजित होने वाली किसान गर्जना रैली में भारी संख्या में किसानों के शामिल होने की संभावना है। क्या उस वक्त ये आप लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई जो दोबारा से आप लोगों ये इसके ऊपर कभी विचार ही नहीं हुआ। इसके बारे में अब आज जब तक की शक्ति, जब तक क्या कोई शक्ति जब तक न आज ये आज हमारा भारतीय किसान संघ और प्रत्येक प्रदेश में आज ये गैदरिंग हो रही है। ये पूरे कार्यक्रम सर शाम कितने बजे लगभग गैदरिंग आप लोग करेंगे? यहाँ एक 4-5 बजे तक चलेगा। और कितने किसानों की लगभग गैदरिंग की उम्मीद है आपको? काफी बड़ी गैदरिंग है। अभी सब अब जुड़ते जा रहे हैं। अभी आप देखेंगे और आपको सब दिखाई देगा भारतीय किसान संघ की शक्ति क्या है। आप लोग जिसमें उसको उसका आवश्यक जो है वो भी मुद्दे बेचारा पूरा अपना परिवार नहीं चलाता। हमारे तो समाज से भी हम निवेदन करते हैं और किसानों के इस समाज में सहयोग करें। तो आज किसान एक बार फिर से एकजुट हुए हैं यहाँ पर। दरअसल भारतीय किसान संघ जो है वो गर्जना रैली निकालने जा रहा है। दरअसल किसानों को ये कहना है कि उनकी मांगे, या उनको जो आश्वासन दिया गया था, उनकी मांगे पूरी होने की बात कही गई थी, उनमें से कुछ भी नहीं हुआ। लिहाजा एक बार फिर से ये लोग अपनी हुंकार गर्जना रैली के जरिए सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जगह जगह से तमाम किसान जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और काफी तादाद में किसान यहाँ पर पहुंचे हैं। और उम्मीद ये की जा रही है कि अभी और भी किसानों की तादाद जो है वो बढ़ेगी। तो सबसे बड़ी बात यह कि दिल्ली में किसानों की गर्जना रैली है। मांगे पूरी नहीं होने से
से दरअसल जो ये किसान है वो नाराज बताए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दरअसल देश भर से किसान जो है वो यहाँ पर जुटेंगे। हर किसान हमारा नेता है, इस तरीके की तख्तियां हाथों में पोस्टर बैनर लिए हुए ये किसान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और आपको हम बताएं कि दरअसल भारतीय किसान संघ है यानी कि बीकेएस जो अपनी मांगे पूरी नहीं करने के विरोध में दिल्ली के रामलीला मैदान में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर एकजुट हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर है गुजरात से। गुजरात के नवनिर्वाचित विधायक आज शपथ लेंगे। आपको बता दें कि सत्र के पहले दिन शपथ लेंगे नवनिर्वाचित विधायक। गांधीनगर में 182 विधायक जो है वो शपथ आज लेने जा रहे हैं, जिनमें योगेश पटेल जो है वो विधायकों को शपथ दिलाएंगे और कल डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। तो गुजरात विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक सत्र के पहले दिन शपथ लेंगे। प्रोटेम स्पीकर और बीजेपी के सबसे वरिष्ठ विधायक योगेश पटेल 15वीं विधानसभा के पहले सत्र में गांधीनगर में 182 विधायकों को शपथ दिलाएंगे। आपको बता दें कि 12 दिसंबर को 16 मंत्रियों के साथ भूपेंद्र पटेल ने 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। वहीं सत्र के दूसरे दिन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा। बीजेपी ने शंकर चौधरी को अध्यक्ष और जेठाभाई भारवाड़ को उपाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी ने 156 सीट पर जीत हासिल की थी। तो अहम खबर गुजरात से, जहां गुजरात के नवनिर्वाचित विधायक आज शपथ लेने जा रहे हैं। आज वो शपथ लेंगे, उनका शपथ ग्रहण समारोह है और सत्र के पहला दिन है आज और पहले दिन शपथ लेने जा रहे हैं नवनिर्वाचित विधायक। गांधीनगर में 182 विधायक शपथ लेंगे आज। और अब बात पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की। दरअसल बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी और आरएसएस से नहीं डरता, जो बयान दिया वो इतिहास के हिसाब से था, ये कहना है बिलावल का। आगे वो कहते कि इतिहास को मिटाना काफी मुश्किल होता है। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी मीडिया को उन्होंने ये बयान दिया। विरोध प्रदर्शनों का मकसद पाकिस्तान को डराना है, ये कहते हुए नजर आए। तो न्यूयॉर्क की धरती पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। हताश बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर से जहर उगलते हुए कहा कि मेरी टिप्पणी इतिहास के हिसाब से थी और इतिहास को मिटाना काफी मुश्किल होता है। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी मीडिया से वो बातचीत कर रहे थे और इसी बातचीत में उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस कितना भी विरोध कर ले, वो इतिहास को मिटा नहीं सकते। इन विरोध प्रदर्शनों का उद्देश्य पाकिस्तान को डराना है, लेकिन ये काम नहीं करेगा। अगर वो विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं तो करें। इसके साथ ही भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान का जवाब देते हुए पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा ने कहा कि विदेश मंत्रालय का बयान पाकिस्तान को बदनाम करने और अलग थलग करने को दिखाता है। भारत पाकिस्तान को बदनाम करने और निशाना बनाने के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल कर रहा है। बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के पहले विवादित बयान पर देश में लगातार हंगामा जारी है। बीजेपी ने देश भर में बिलावल भुट्टो के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुतले भी जलाए। लोकसभा चुनाव 2024 का खाका तैयार करने के लिए बीजेपी आज दिल्ली में बंगाल कोर ग्रुप की बैठक करेगी। यह बैठक सांसद सुभाष सरकार के आवास पर बुलाई गई है। इस बैठक में शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, सुकांतु मजुमदार, लॉकेट चटर्जी और बीजेपी संगठन महामंत्री BL संतोष शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पश्चिम बंगाल में आगामी पंचायत चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने पर भी चर्चा की जाएगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पश्चिम बंगाल का दौरा कर ग्राउंड रिपोर्ट ले चुके हैं। बीते शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए कोलकाता में बंद कमरे में बैठक की थी। साथ ही राज्य में आगामी पंचायत चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों का भी जायजा लिया था। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई है। विजय नायर और अभिषेक बोयनपल्ली की याचिका पर आज ये सुनवाई हो रही है। दोनों की जमानत याचिका पर यह सुनवाई होगी। ईडी ने दोनों की जमानत याचिका का विरोध किया है। आपको बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में विजय नायर और अभिषेक बोयनपल्ली की तरफ से दायर जमानत याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी।
पिछली सुनवाई में ईडी ने दोनों की जमानत का विरोध किया था। ईडी ने कोर्ट से कहा था कि अगर राहत दी जाती है तो आरोपी जांच में बाधा डाल सकते हैं और न्याय की पहुंच से दूर जा सकते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। दोनों की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़ा ये मामला है पूरा, जहां पर आज साकेत कोर्ट में अहम सुनवाई है। उज्जैन के बाद मध्य प्रदेश के धामों में शिवलिंग को खंडित करने का मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने शिवलिंग को खंडित किया है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सूचना मिलने पर मौके पर आला अधिकारी और पुलिस की पूरी टीम पहुंची। काफी हद तक तनाव बढ़ा, लेकिन समय रहते उस पर काबू पा लिया गया। बता दें कि बिलवारी स्थित प्राचीन शिव हनुमान मंदिर में एक विशेष समुदाय के युवक ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिसके बाद लोगों ने आक्रोश देखा गया लोगों के अंदर और लोगों में आक्रोश फैल गया। जानकारी के मुताबिक शमशेर उर्फ मोनू खान नाम का युवक मंदिर के बाहर हाथ में पत्थर लिए घूम रहा था, जिसके बाद उसने शिवलिंग पर पत्थर फेंका, जिससे मूर्ति खंडित हो गई। तो मध्य प्रदेश के दामों से यह अहम खबर सामने आई है कि आरोपी शमशेर ने शिवलिंग को खंडित किया और तनाव के बाद हालात फिलहाल अंडर कंट्रोल हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र में शंकर जी की मूर्ति किसी अज्ञात व्यक्ति ने तोड़ दिया था, जिसकी सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली अपने बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचा और वहां पताराशी किया, पूछताछ किया। तो पूछताछ के दौरान एक शमशेर उर्फ मोनू नाम का व्यक्ति का नाम आया। इसके बाद उसकी तलाश की गई। तलाश के दौरान थाना कोतवाली ने अपने कब्जे पे लेकर उससे पूछताछ किया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और थाना कोतवाली में इस घटना के प्रकरण पंजीबद्ध कर उसकी विवेचना की जा रही है। इधर असम के नगांव जिला प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया, जहां अतिक्रमणकारियों ने 980 बीघा से अधिक भूमि पर कब्जा कर रखा है। वहीं 800 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। वहीं नगांव के पुलिस अधीक्षक लीना डोले ने कहा कि करीब 1000 बीघा जमीन है और नए प्रशासन ने पूर्व में नोटिस भी जारी किया है, क्योंकि ये सरकारी जमीन है और अतिक्रमणकारियों को इन जमीनों को छोड़ देना चाहिए। सुरक्षा बलों द्वारा लगातार फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है। फिलहाल कई लोगों ने अतिक्रमण हटा लिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है और इसी कड़ी में आज मोहाली कोतवाली के हिस्ट्री शीटर मुजीब अहमद की लगभग 1 करोड़ 10 रुपये की खेती की 2 जमीनों को जिला प्रशासन ने मुनादी कराकर उसे अपने कब्जे में ले लिया। गैंगस्टर के आरोपी मुजीब अहमद पर कई मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या की कोशिश और लूट के साथ साथ अन्य मुकदमे भी शामिल हैं। बीते कुछ सालों में जिला प्रशासन ने मुजीब की अब तक करीब 100 से ज्यादा संपत्तियों को जब्त किया है। सीतापुर में पुलिस अधीक्षक सीतापुर महोदय के निर्देश पर अपराधियों विरुद्ध आपराधिक कृत्यों से अधिक संपत्ति के जब्तीकरण संबंधी चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना मोहाली पुलिस द्वारा डीएम महोदय के आदेश पर सरकारी जमीनों पर कब्जा करने, नशे का कारोबार करने, दुकानों से अवैध वसूली करना, अवैध रूप से वाहन स्टैंड बनाकर वसूली करना एवं लोगों को डरा धमका करके वसूली करने जैसे आपराधिक कृत्यों में लिप्त अभियुक्त मुजीब अहमद पुत्र सैफुर इकबाल निवासी बट्सगंज कोतवाली नगर सीतापुर, जो मूल रूप से थाना मोहाली ग्राम गजपतपुर का निवासी है, वहां पर इसके 2 भूखंड जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपया है। इसको कोतवाली नगर में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के अभियोग के तहत 14(1) के अंतर्गत जब्त किया गया है। पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जनपद में ऐसे जो भी अपराधी हैं जिन्होंने अपने आपराधिक कृत्यों से ऐसी संपत्ति बनाई है, इनका सम्यक चिन्हांकन करके इसके नियमानुसार जब्तीकरण की कार्रवाई का अभियान आगे भी जारी रहेगा।
बीती रात पंजाब के गुरदासपुर के चंदू बटाला इलाके में करीब 10:30 बजे पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया, जिसे 26 राउंड फायर करके भगाया गया। इस दौरान 6 रोशनी करने वाले बम भी फेंके गए और उसके बाद रात के 11:15 बजे के आसपास फिर से कासवाल इलाके में 51 नंबर के बॉर्डर पिलर के पास ड्रोन देखा गया, जिस पर 72 राउंड फायर किए गए और 4 रोशनी वाले बम फेंके गए, जिसके बाद ड्रोन जो था वो वापस चला गया। पिछले 2 दिन में 3 बार पाकिस्तानी ड्रोन की गतिविधि सीमा पर देखी गई है। फिलहाल बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो पिछले 2 दिन में 3 बार ये ड्रोन जो है वो देखा गया है। यहाँ पर बीती रात 2 बार फिर से पाकिस्तानी ड्रोन जो था वो देखा गया पंजाब के गुरदासपुर में। बीएसएफ ने फायरिंग कर इस ड्रोन को वहां से भगाया। तो चंदू बटाला इलाका है ये, जहां की सीमा पर एक बार फिर से ड्रोन दिखा है और ये पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि पिछले 2 दिन में लगातार तीसरी बार ड्रोन को देखा गया है। उत्तर प्रदेश के कासगंज से बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि यूपी के कासगंज में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। घने कोहरे के कारण एक कार जो थी वो नदी में जा गिरी और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो घना कोहरा जो है वो इस हादसे का वजह बताई जा रही है। घने कोहरे के कारण कार जो थी वो नदी में जा गिरी और हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। और इसके अलावा एक आपको हम बता दें कि तो हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कासगंज से ये अहम खबर, जहां पर कोहरे का कहर देखने को मिला है। वहीं तेज रफ्तार कार आपको बता दें कि नहर जो थी, नहर में जा गिरी और दरअसल पुल की रेलिंग तोड़कर नदी में जा गिरी ये कार। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई है और साथ ही हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर डीएमएसपी और पुलिस बल पहुंची और सभी कार सवारों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है। और अब बात ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले के। इस मामले में आज वाराणसी की जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी। इसमें सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत की तरफ से दिए गए सर्वे आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की तरफ से दाखिल रिवीजन याचिका सुनी जाएगी। इससे पहले की सुनवाई सीनियर एडवोकेट के निधन की वजह से पूरी नहीं की जा सकी थी। तो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की याचिका पर आज अहम सुनवाई होने जा रही है और रिवीजन पिटीशन पर आज ये अहम सुनवाई होगी इस पूरे मामले में। तो ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में आज ये अहम सुनवाई है। तो जिला जज की अदालत में ये सुनवाई होगी, जिसमें अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की याचिका पर सुनवाई होगी। तो रिवीजन पिटीशन जो है वो दाखिल की गई है, उसी पर आज ये ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में अहम सुनवाई होने जा रही है जिला जज की अदालत में। बेगूसराय जिले में मुख्यमंत्री नबार्ड योजना के तहत बन रहा एक पुल उद्घाटन से पहले ही टूट गया। बता दें कि साहेबपुर कमाल में 14 करोड़ की लागत से बूढ़ी गंडक नदी पर बना पुल ढह गया। पुल का नंबर 2 और 3 के बीच का हिस्सा टूट गया है। ये विभाग की एक बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। इस हादसे के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नबार्ड योजना के तहत साहेबपुर कमाल में बूढ़ी गंडक नदी पर 206 मीटर लंबा पुल बनाया गया था। अप्रोच पथ नहीं होने की वजह से अब तक पुल का उद्घाटन जो था वो नहीं हुआ था और इस पुल का निर्माण कार्य साल 2016 में शुरू हुआ था और साल 2017 में पूरा हो गया था। घटिया निर्माण के कारण पुल में दरार आ गई थी। कुछ दिनों बाद इस पुल का उद्घाटन होने वाला था। इस पुल को अभी तक आम लोगों के उपयोग के लिए पूरी तरह से खोला नहीं गया था। ये पुल बेगूसराय और खगड़िया की सीमा पर है। तो उद्घाटन से पहले ये पुल जो था वो टूट गया और करोड़ों रुपये से बना पुल देखिए कैसे पानी में बह गया। तो 2016 में इस पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था।
और अब बात शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं जिला मंत्री शिवानंद राय की देखरेख में दर्जनों कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचे और जमकर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही जिला मंत्री ने मांग की है कि शाहरुख खान के पठान को वाराणसी में रिलीज न किया जाए और अगर शाहरुख खान वाराणसी आते हैं तो उन्हें काशी आने पर रोका जाएगा। रंग का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, भगवा रंग का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वंदे मातरम, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शाहरुख खान मुर्दाबाद। बिहार के बगहा में एक नाबालिग छात्रा का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामला पचकोली थाना क्षेत्र के पोखड़ भिंटा गांव का है। आशंका जताई जा रही है कि छात्रा का गैंगरेप के बाद हत्या करके यहां पर शव फेंका गया है। शव को गड्ढे में दबा दिया गया। परिजनों ने गांव के ही 4 लोगों पर शक जताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। बता दें कि छात्रा पिछले 1 हफ्ते से गायब थी। मृतक छात्रा की मां का यह कहना है कि वो एक शादी में गई थी, तभी से उनकी बेटी गायब है। पुलिस ने जब शव को गड्ढे से निकाला तो वो स्कूल यूनिफॉर्म में ही थी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। तो फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है और गड्ढे से नाबालिग छात्रा का शव मिला है। कोई दबा के गाला दबा के इसके साथ कुकर्म भी करने की उम्मीद जताई जाती है और इसके तुरंत कार्रवाई एक्शन पूरा की जाएगी और जो इसमें संलिप्तता पाई उसको बख्शा नहीं जाएगा। और दिल्ली के पश्चिम बिहार से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि होटल रेडिसन ब्लू के पास संदिग्ध बॉक्स जो है वो मिला है। मौके पर फिलहाल पुलिस पहुंची हुई है। तो दिल्ली के पश्चिम बिहार से ये बड़ी खबर सामने आई है, पश्चिम बिहार से, जहां पर आपको बता दें कि होटल रेडिसन ब्लू के पास एक संदिग्ध बॉक्स जो है वो मिला है। फिलहाल तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस मौके पर मौजूद है और संदिग्ध बॉक्स की जांच जो है वो जारी है। तो पश्चिम बिहार इलाके की ये घटना है जहां पर संदिग्ध एक बॉक्स जो है वो मिला है और होटल रेडिसन ब्लू है जिसके पास ये संदिग्ध बॉक्स मिला है। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है और इस बॉक्स की जांच जो है वो की जा रही है कि आखिर ये संदिग्ध बॉक्स जो है इसके अंदर क्या हो सकता है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं पश्चिम बिहार इलाके की, जहां पर सुबह सुबह ये अहम खबर सामने आई कि यहाँ पर एक संदिग्ध बॉक्स जो है वो मिला है। अब इलाके में पुलिस बल तैनात है, पुलिस वहां पर मौजूद है और जांच जो है वो इस संदिग्ध बॉक्स की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।